नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी क्षितिज भाग 2 पुस्तक से चैप्टर संख्या 14 जिनकी लेखिका का नाम है मनु भंडारी जी। वैसे तो मैं आपको बता दूं, आज इस सेशन में हम मनु भंडारी जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आप बता दूं यहाँ इनके द्वारा जो चैप्टर दिया हुआ है हमारी पाठ्य पुस्तक में, एक कहानी यह भी। वैसे तो मनु भंडारी जी ने कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी है। जिस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी, आपको याद हो, आत्मकथ्य लिखा था, कोई आत्मकथा नहीं लिखा। तो आत्मकथा का एक अन्य रूप होता है आत्मकथ्य, जिसमें पूरे जीवन के बारे में न लिख करके कुछ अंशों को लिख दो। यानी कि मेरे जीवन में मान लो मैं 60 साल का जी रहा हूं और मैं अभी जीवित मरा नहीं हूं मान लो, तो मैं मान लो कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखूं। 100 घटनाएं हुई मेरे जीवन में, तो मैंने कुछ 20 या 30 घटनाओं को मैं लिख देता हूं, तो वह एक आत्मकथ्य कहलाता है। तो यहाँ इनका आत्मकथ्य दिया हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ। गद्य विधा में आता है, पद विधा में नहीं आता, गद्य में ही आता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मनु भंडारी जी का जन्म कब हुआ, तो बताना है आप लोगों को। 1931 में गांव बानपुरा, जिला मंदसौर, एमपी में इनका जन्म होता है। तो कहाँ होता है? 1931 ईस्वी में भानपुरा, मंदसौर जिला और मध्य प्रदेश। सॉरी, ठीक है, आपको याद हो गया होगा 1931। याद रखा, याद करो, ऐसे याद करो। 1931 भानपुरा गांव, मंदसौर जिला, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ऐसे याद करोगे ना प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को कोई भी किसी प्रकार का कोई माइका लाल नहीं है जो तुम्हें 100 में से 100 नंबर देने से मना कर दे या कोई भी एक अंक काट ले। याद सब कुछ करना। अब ये मत कहना कि सर जीवन परिचय से तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, बाई चांस पूछ लिया तब क्या करोगे। ऐसा कौन सा कवि जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, अब क्या कह दोगे, जीवन परिचय से आया? नहीं प्यारे बच्चों, ऐसा हम नहीं कहेंगे। उनकी इंटर तक की शिक्षा, इंटर तक क्या होता है, 10वीं तक की शिक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई है। राजस्थान का अजमेर शहर ना, दरगाह भी है अजमेर में, आपको पता हो, बहुत मतलब कहते हैं ना कि प्रसिद्ध है, जहाँ विदेशी भी पर्यटक भी आते हैं। वहां से पुष्कर आप लोग जानते हो, तो वहीं अजमेर से हम पुष्कर निकलते हैं पुष्कर। और बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। ठीक है, दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। कैसे याद रखोगे? ऐसे 1931 भानपुरा गांव, मंदसौर जिला और एमपी। याद हो गया। फिर हमें याद क्या करना है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य किस जिले में? अजमेर जिले में। किस जिले में? अजमेर जिले में। ठीक है। फिर हिंदी से उन्होंने क्या किया, एमए विषय प्राप्त किया। यानी कि इंटर तक की 10वीं तक की क्लास उन्होंने एमए यानी कि अजमेर से प्राप्त की है। वो भी कहाँ से? अजमेर किस राज्य में? राजस्थान। लेकिन जन्म इनका कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, मंदसौर जिला। क्यों? क्योंकि इनके पिता इंदौर से राजस्थान अजमेर में आ गए थे, अर्थ की वजह से। अर्थ क्या होता है? धन की कारण वो आर्थिक स्थिति संकट से जूझ रहे थे, तो वहां से वो छोड़ करके कहाँ गए? अजमेर में आ गए। स्वातंत्र्योत्तर, स्वातंत्र क्या होता है? स्वतंत्रता के बाद। यानी कि टुकड़ा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। टुकड़ा सिखा देता हूं मैं आपको, स्वतंत्र धन उत्तर, तो क्या हो जाएगा? स्वातंत्र्योत्तर। ठीक है, हाँ। हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की प्रमुख रचनाएं। कहानी संग्रह कौन सी है? एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ये याद मत करना, मत नहीं पूछा जाता वैसे। आपका बंटी महाभुज क्या है? उपन्यास। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया है। आपका बंटी महाभुज किस कवि द्वारा या किस लेखिका द्वारा लिखा गया उपन्यास है? बहुत प्रसिद्ध है। इनसे इनको इतनी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई कि आज हम लोग मुँह पे, प्रत्येक बच्चे के मुँह पे मनु भंडारी जी का नाम है। साहित्य विशेषताएं, साहित्य विशेषताएं क्या होती हैं कि इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या योगदान दिया है। ठीक है, जैसे आप लोग अब क्या क्या कर रहे हो, आप लोग कवि बन गए, आप लोग डॉक्टर बन गए, तो आप लोगों ने अब का विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान, डॉक्टर बन गए तो कवि बन गए, तो हिंदी क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिया, कहते हैं ना, वही साहित्य विशेषताएं होती। इसके अलावा उन्होंने फिल्म, टेलीविजन, धारावाहिक के लिए पटकथाएं। पटकथाएं क्या होता है? जैसे कि कोई भी धारावाहिक बनाया जाता है ना, कोई टेलीविजन धारावाहिक बनाया जाता है, कोई फिल्में बनाई जाती है, पहले उस पर पटकथा लिखी जाती है। ऐसी पटकथा जिस पर चलचित्र दिखा सके बच्चों को या किसी को। अब जैसे फिल्में बन रही है, ठीक है, तो जैसे विक्रम वेदा है, नई मूवी आई है ना, ऋतिक रोशन याद होगा, सैफ अली खान याद होगा,
तो उसकी चलचित्र क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिससे हम लोग चलते हुए चित्र हम लोग दिखा सकें, ऐसे उसे कहा जाता है पटकथा। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से एक आत्मकथ्य का प्रकाशन। आप आत्मकथ्य क्या होता है बेटा, आत्मकथा का ही एक रूप होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी याद मत करना है, आपको ये याद रखना है ये क्या है, गद्यविदा में एक आत्मकथ्य है। और ये भी ध्यान रखना है कि इन्होंने फिल्म एवं धारावाहिक, टेलीविजन धारावाहिकों के लिए भी पटकथाएं भी लिखी हैं अपनी कहानियों के अलावा, उपन्यास के अलावा। मनो भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उनमें भाषा शिल्प, सादगी, प्रैमाणिक अनुभूति मिलता है। प्रैमाणिक क्या होती है, प्रमाण सहित वो हमारे सामने उपस्थित करवाते हैं अपने शब्दों के माध्यम से। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जाती है। स्त्री मन यानी कि स्त्रियों के मन में क्या है, यानी कि एक स्त्री के मन की बात एक स्त्री ही जान सकती है, कहते हैं ना पुरुष नहीं जान सकते क्योंकि वो नालायक होते हैं, कहते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों, कुछ तो जान लेते हैं, कुछ नहीं जानते। अब दूसरे मन की तो कैसे जाने, अपनी बीवी की मन की नहीं जानते काफी, तो है ना, काफी जान लेते हैं। तो वही बात है, ये स्त्रियों के मन की बातों को अनुभूत कराने के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, यानी कि स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा कुछ इन्होंने खासा लिखा है। पाठ का सारांश, अब पाठ का सारांश क्या, संक्षिप्त रूप में यहाँ जो एक आत्मकथ्य का अंश दिया हुआ है, एक कहानी यह भी, उसका संक्षेप पे छोटे रूप में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। एक कहानी यह भी, यह है यहाँ पे हमारा जो अंश है, जो आत्मकथ्य अंश है के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान ले कि मनु भंडारी जी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी। स्टार्ट में मैंने सेशन स्टार्ट करने से पहले बताया था, मनु भंडारी जी ने कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी है। मैंने कहा ना, अपने पूरे जीवन के बारे में जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनको लिख देते हैं हम लोग, तो वह आत्मकथा कहलाता है, और कुछ अंशों को लिख दे जीवन के, तो वह आत्मकथा कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उन्हें लेखक के जीवन से जुड़े हुए, यानी कि उन्होंने अपने लेखक के जीवन में कैसे मुड़ी, वो उन्होंने लिखना कैसे प्रारंभ किया। कहते हैं ना कि मैं डॉक्टर कैसे बना, अरे मेरे साइंस वाले गुरुजी, अरे मुझे हिंदी कवि कैसे बना, अरे मेरे अड्डा 24/7 में राजेंद्र सर पढ़ाते थे, मुझे बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कहते हैं ना। तो हम किसी के मार्गदर्शन से हम लोग उस क्षेत्र की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ शीला अग्रवाल एक प्राध्यापिका है, और पिताजी जो राजनीतिक क्षेत्र में कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और स्वतंत्रता आंदोलन 1942 1947 से जुड़े हुए थे वो। तो ये दो इंसान हैं, शीला अग्रवाल और उनके पिताजी। संकलित अंश में मनोज जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ, किशोर यानी युवावस्था, उनके पिताजी और कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के व्यक्तित्व का विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चल उनके लेखी व्यक्तित्व की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने का तात्पर्य क्या है, उन्होंने लिखना कैसे प्रारंभ किया, पहली बात तो साहित्य की ओर उनका झुकाव कैसे हुआ। सबसे पहला कारण है उनके पिता, दूसरा कारण है साहित्य में जुड़ने का, तो पहला कारण है शीला अग्रवाल, उन्होंने साहित्य में किस प्रकार से उनको मोड़ा है, उनको दखेला, उस प्रकार मार्गदर्शन किया, तो उन्हें अच्छी लगने लगी कविताएं। बहुत सारी कविताएं नाम आएंगे जब हम लोग सारे रूप में इस एक कहानी यह भी को आत्मकथ्य को पढ़ेंगे तब। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभ पड़ाव प्रकट किया। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मनु भंडारी बिल्कुल एक साधारण बच्ची थी, 5 भाई बहनों में एक थी, और वो बिल्कुल डरती भी थी अपने पिताजी से। लेकिन धीरे धीरे उनके पिताजी जब वो उनके घर में राजनीतिक चौपाले बैठा करते थे, तो उनके जैसे वो चाय पकड़ाना थे, पिताजी उन्हें बैठा लिया करते थे कि बैठो, आप भी जानो कि भारत देश में क्या हो रहा है, अंदर बाहर भीतर क्या हो रहा है। तो वो सुनते थे तो उन्हें अच्छा लगने लग गया। तो फिर वो लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ में एक आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र में जाना कौन, पिताजी हैं। और लेखक के जीवन की ओर, साहित्य की ओर मार्गदर्शन प्राप्त करना और लिखना, लेखक के जीवन का पड़ाव उन्हें शीला अग्रवाल प्राध्यापिका से प्राप्त हुआ है। सन 1946-47, ये क्या होता है 46-47 क्या है प्यारे बच्चों, ये 46 है और ये 1947 है, ये ध्यान आपको रखना है। 1946-47 की आजादी की आंधी ने मनु को भी अछूता नहीं छोड़ा। यानी कि मैंने कहा ना, और इनके विचारों पर महात्मा गांधी जी का प्रभाव पड़ा है। वैसे 1946-47 की बात है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी, तो भी ये भी उस आंदोलन में कूद पड़ी थी। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह
ओज, संगठन क्षमता, विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। यानी कि उस समय जितने भी लेखक हुए ना, जिनका जन्म स्वतंत्रता से पहले हुआ था, प्रत्येक लेखकों ने प्रत्येक ने अपनी कलम के माध्यम से और जितना हो सके उन्होंने अपने बलबूते पर, यानी कि कलम के साथ साथ उन्होंने आंदोलन में भाग लिया है। तो लगभग सभी कवियों ने अपने स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया, जिनका जन्म स्वतंत्रता से पहले हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा मनु भंडारी जी का जीवन परिचय पढ़ा। जन्म कब होता है? 1931 ईस्वी में। भानपुरा गांव होता है, मंदसौर जिला होता है और एमपी में। फिर हमने पढ़ा इंटर तक की शिक्षा इन्होंने अजमेर राजस्थान से प्राप्त की और बीए की शिक्षा उन्होंने हिंदी, यानी कि एमए स्नातकोत्तर जो मास्टर डिग्री होता है उन्होंने हिंदी से प्राप्त किया है। फिर उन्होंने कहा कि मैं किस प्रकार से अपनी राजनीति से जुड़ी, किस प्रकार अपने लेखकीय जीवन का प्रभाव लेखकीय जीवन में आई, तो उनमें सबसे ज्यादा प्रभाव पिताजी और प्राध्यापिका शीला अग्रवाल जी को बताया गया है। इनके दो उपन्यास है, एक तो महाभोज है, एक आपका बंटी है, वो बहुत ही अच्छा है। इनसे बहुत ज्यादा लोकप्रियता पूरे संसार में हुई है। साथ में यदि हम भी पढ़ते हैं ना, हमें भी यहाँ पे बहुत ही कुछ सीखने को प्राप्त होता है। यहाँ जो अंश दिया हुआ है, एक कहानी यह एक आत्मकथा का एक अंश है, आत्मकथा है। वैसे मनु भंडारी जी ने कोई भी आत्मकथा नहीं लिखी है प्यारे बच्चों, लेकिन कुछ अंशों को जयशंकर प्रसाद जी की तरह लिख दिया इन्होंने। एक आत्मकथा है, एक कहानी यह भी। अब ये कोड कहाँ यूज करना है? Y323। तो प्यारे बच्चों, ये देखो निश्चय बैच है आप लोगों के लिए, तो कोड यूज करें ना Y323 और 100% मार्क्स के साथ आप लोग अपनी 10th क्लास पास करें। अंग्रेजी सीखनी है तो आप लोग यहाँ आ जाइए स्पोकन इंग्लिश में। तो यहाँ भी आप लोग Y323 कोड यूज कीजिए और अंग्रेजी फर्राटे के साथ सीखना प्रारंभ कर दीजिए। PDF चाहिए, PYQ चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोग अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? अड्डा 24/7 क्लास 9th और 10th पढ़ रहे हैं। सेशन अच्छा लगता है तो ईमानदारी से पढ़ाई करो, मेहनत करो प्यारे बच्चों, और अब की बार 100% नंबर ला के दिखाओ मुझे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।